बाबा भोलेनाथ की हो तो काशी की महिमा अपने आप ही मुखर हो उठती है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर वर्ष सावन के महीने में जब आकाश में बादल गहराते हैं, जब धरती पर पहली बूंद गिरती है और हरियाली लहलहाने लगती है, ठीक उसी समय काशी नगरी में आरंभ होता है शिव आराधना के महोत्सव का। इस बार भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु देश भर से लाखों श्रद्धालुओं का रुख एक ही दिशा में है, श्री काशी विश्वनाथ धाम। श्रद्धा, सुरक्षा और सुगमता तीनों के संतुलन के साथ प्रशासन ने की है सुसंगठित तैयारियां। चलिए विस्तार से जानते हैं इस बार के श्रावण मास की व्यवस्थाएं और महत्ता को। काशी वो नगर जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बनती है, जहां हर श्वास में शिव का वास है, यहीं स्थित है श्री काशी विश्वनाथ धाम। भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे प्राचीन और जागृत स्थल। श्रावण मास आते ही ये धाम भक्तों से गूंजने लगता है। हर साल की तरह इस बार भी अनुमान है कि लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचेंगे। इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन और न्यास द्वारा की गई तैयारियां बेहद विस्तृत है, ताकि श्रद्धालुओं को न सिर्फ दर्शन प्राप्त हो, बल्कि ये यात्रा उनके लिए सुरक्षित, सुगम और स्मरणीय बन सके। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के प्रवेश हेतु कुल 5 प्रमुख द्वार निर्धारित किए गए हैं। गेट नंबर 4 नंदू फेरिया, ढूढ़ीराज और सरस्वती फाटक। हालांकि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ललिता घाट से प्रवेश को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। श्रावण के 4 सोमवार इस बार विशेष श्रृंगार से सुशोभित होंगे। 14 जुलाई को चल प्रतिमा श्रृंगार, 21 जुलाई को गौरी शंकर श्रृंगार, 28 जुलाई को अर्धनारीश्वर श्रृंगार और 4 अगस्त को रुद्राक्ष श्रृंगार। इस सब के बाद 9 अगस्त पूर्णिमा को विशेष झूला श्रृंगार किया जाएगा, जो बाबा की अनुपम छवि को प्रकट करेगा। श्रद्धालुओं से मंदिर न्यास का निवेदन है कि केवल कतारबद्ध दर्शन की प्रक्रिया को अपनाएं। किसी भी प्रकार के विशेष दर्शन या प्रोटोकॉल की अनुमति इस अवधि में नहीं होगी। किसी भी एजेंट, दलाल या भ्रम में पड़ने से बचें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी साझा की है, सुनिए। श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो तैयारियां हर वर्ष होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा एसओपी बना हुआ है। उसी एसओपी के आधार पर यहाँ जो महाकुंभ का पलट प्रवाह की भीड़ थी, जो गत वर्ष का सावन था, सावन मास की जो भीड़ थी, इसको पूरे को कंट्रोल किया गया है। पूरे को रेगुलेट करते हुए इंसिडेंट फ्री सारे अभी तक सारे जो हमारे पर्व रहे हैं, बीते हैं, तो उसी एसओपी का पालन पुनः किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की जो अवांछनीय घटना है वो ना होने पाए और हम पूरी तरह से श्रद्धालुओं को सारी व्यवस्थाएं दे सकें। जो उसमें व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं, उसके अंतर्गत जो एंड टू एंड बैरिकेडिंग है, जर्मन हैंगर्स हैं, मिस्ट फैन इंस्टॉल किए जाते हैं, 5 स्थानों पर चिकित्सा हेल्प डेस्क लगती है, साथ में एक आरोग्य केंद्र हमारा होता है। सभी जगह शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है। हमारे पास एम्बुलेंस है, उसमें एक एम्बुलेंस हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली भी है, वो लगातार अपनी ड्यूटी पर डिप्लॉय रहेगी। बच्चों के लिए, वृद्धजनों के लिए, निःशक्तजनों के लिए समय समय पर जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, जैसे चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया, बिस्किट हो गया, इसका भी वितरण समय समय पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पेयजल के काउंटर होते हैं, वहाँ भी गुड़ की व्यवस्था होती है, इससे ग्लूकोज की कमी किसी की बॉडी में ना होने पाए। ग्लूकोज का घोल, वायरस का घोल, ये सब भी लगातार उपलब्ध कराया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो दुग्धपान केंद्र हैं, वह भी स्थापित किए जाते हैं। इस बार भारी भीड़ के दृष्टिगत मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि खाली पेट कतार में ना लगे। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। धाम में कुछ वस्तुएं पूरी तरह निषिद्ध घोषित की गई हैं। बैग, मोबाइल, पेन, धातु की वस्तुएं आदि। निःशुल्क बैगेज काउंटर इस बार भारी भीड़ के कारण उपलब्ध नहीं रहेंगे, अतः ये वस्तुएं साथ न लाएं या अपने ठहरने के स्थान पर ही छोड़ दें। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी मंदिर न्यास पूरी तरह सजग है। कुल 5 स्थलों पर मेडिकल टीम तैनात की जाएगी। 3 पाली में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और 2 एम्बुलेंस, जिनमें एक ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट युक्त 24/7 सक्रिय रहेगी। भीड़ में खो जाने या बिछड़ जाने की स्थिति में 6 स्थानों पर खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं।
मंदिर प्रांगण, शंकराचार्य चौक, गेट नंबर 1, 2, 3 और ललिता घाट, इन केंद्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ मदद को तत्पर रहेगा। वृद्ध, दिव्यांग, अशक्त और छोटे बच्चों के लिए गोदोलिया से मैदागिन तक निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे वे दर्शन के लिए सुविधा पूर्वक पहुँच सके। धाम परिसर में समय समय पर ग्लूकोज, ORS, बिस्किट, टॉफी और पेयजल जैसी सूक्ष्म जलपान की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ ही गुड़ वितरण भी किया जाएगा। विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये सेवाएं अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। पूरे धाम क्षेत्र में PA सिस्टम द्वारा सूचना प्रसारण की व्यवस्था रहेगी, ताकि हर आवश्यक दिशा निर्देश श्रद्धालुओं तक समय रहते पहुंच सके। और उन श्रद्धालुओं के लिए जो किसी कारणवश काशी नहीं आ पा रहे हैं, स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर भगवान विश्वनाथ की आरती और श्रृंगार के डिजिटल दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती, पर व्यवस्था की सीमाएं जरूर होती हैं। और जब श्रावण जैसा पर्व हो, तब वह श्रद्धा व्यवस्था के अनुशासन में और भी दिव्य हो जाती है। बाबा विश्वनाथ सब पर कृपा बनाए रखे और काशी यूं ही शिवमय बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि संगठन बदलने से जनता की नाराजगी खत्म नहीं होगी। उन्होंने दावा किया है कि PDA की धमक से बीजेपी घबराई हुई है और इसी वजह से अध्यक्ष तय करने में देरी हो रही है। मेडिकल कॉलेजों की बदहाली और अवसंरचना में भ्रष्टाचार को लेकर भी अखिलेश ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बदलने लगेंगे। ये कैबिनेट के फैसले से सोसाइटी बनी थी, जिसके हम लोग फाउंडर मेंबर हैं, और फाउंडर मेंबर और सोसाइटी को हटाने का लक्ष्य यही है कि वो बेचना चाहते हैं, वो चीज़ को हटाना चाहते हैं। आज आप सोचिए, हम खड़े हैं, आम का मेला कहाँ लगाया, आम महोत्सव कहाँ बन रहा है। अवध शिल्पग्राम किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। वहाँ पटिया लगी है जहाँ हमारा उद्घाटन है, तो हम चले शिल्पग्राम में आम का वही देखें पटिया जा करके। जहाँ हम खड़े हैं, ऊंची बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये किसने बनाया? ये नेताजी का बनाया हुआ, समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ। 3000 एकड़ का लाइसेंस नेताजी ने दिया था और 3000 एकड़ का लाइसेंस समाजवादी पार्टी पिछली सरकार में मिला। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होना था और सुविधाएं मिलने की, इन्होंने इतना दबाव बनाया अपने लोगों को खुश करने के लिए, इतना भ्रष्टाचार किया कि हर चीज़ महंगी हो गई। सोचो, जो सस्ता मकान मिलना था वो महंगा हो गया, जो सुविधाएं गांव में जो बसे हुए बीच में जो मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। तो इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाया, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, अस्पतालों की दुर्दशा कर दी इन्होंने। इसीलिए संगठन बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो दिन रात सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, कोई दवा ऐसी लाएं अस्पताल से, किसी डॉक्टर से लें कोई दवा कि वो जल्दी बन जाए मुख्यमंत्री। हम तो ये कहना चाहेंगे। देखिए, वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि उन्हें अपने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, उनकी चिंता करनी चाहिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे रख लेना आप बात, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो मानक के हिसाब से प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो किसी अस्पताल में नहीं है। और उसी का परिणाम ये है कि प्राइवेट अस्पताल तरक्की कर रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लोग भाग रहे हैं इलाज के लिए। आप KGM में चले जाएं, आप लोहिया इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आप PGI में चले जाएं, बड़े पैमाने पर भीड़ है। और दूर ना जाएं आप, बगल में कैंसर इंस्टीट्यूट है। जिस डॉक्टर ने मुझे केवल दिखा दिया, हम लोगों को सच्चाई बता दी, उस डॉक्टर को शुक्ला थे कि वाजपेयी थे, मुझे याद नहीं है, उनको हटा दिया ट्रांसफर पोस्टिंग से। कैंसर इंस्टीट्यूट बगल में है, कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है। उनके अपने नेता जो बीजेपी का जिस समय बनना था और जिस समय पहले अध्यक्ष चुने गए, पहले प्रधानमंत्री बने, उनके नाम पर यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है। मेडिकल कॉलेज बनाने का काम था, यूनिवर्सिटी बनाने। क्या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बननी थी, उसमें क्या इलाज होने लगा? जिस योजना का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो, अगर प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करें और वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी न बन पाए और मेडिकल कॉलेजों की दुर्दशा हो जाए,
हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही के बीच मंडी जिले में लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ ने पूरी पहाड़ी राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उपायुक्त ने बताया है कि जिला प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन क्षेत्र की भौगोलिक जटिलता राहत कार्यों में बड़ी बाधा बन रही है। एसडीआरएफ की टीम ने शनिवार को पंचायती क्षेत्र जरौड़ के एक गांव का दौरा किया, जहां आपातकालीन सहायता प्रदान की गई। राहत सामान जैसे आवश्यक सामान और मेडिकल किट्स प्रभावित परिवारों को वितरित किए गए और कई ग्रामीणों की मौके पर ही चिकित्सीय जांच की गई और जरूरी दवाएं भी दी गई हैं। सावन में आस्था के सैलाब में जब पूरा उत्तर भारत कांवड़ के रंग में रंग जाता है, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड पर आ सकती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा घाट पे ये सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं बल्कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की जमीन पर अब टेस्टिंग ग्राउंड बन चुके हैं। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य खासा तैयारियों में जुटा हुआ है, जहां इस बार निगरानी नव नेत्र से होगी। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सावन की शुरुआत होती ही भारत के दिल में आस्था की एक विराट धड़कन सुनाई देने लगती है। वो धड़कन जो करोड़ों कदमों की गूंज में बदल जाती है और हर साल जुलाई के महीने में वही आस्था का सैलाब उतरता है उत्तर भारत की सड़कों पर। 2 से 3 करोड़ कांवड़िए सिर पर गंगा जल लिए भाव भरे मन से शरीर को तपाते कदमों के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री की ओर प्रस्थान करते हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि आस्था, उत्साह और अनुशासन की जटिल संगम यात्रा है। मगर इस बार 2025 की कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि तकनीक और सुरक्षा की नई कसौटी पर खड़ी है। हरिद्वार में इस बार सिर्फ कांवड़िए नहीं दिखेंगे, हवा में निगरानी करता नभ नेत्र भी रहेगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम। ये ड्रोन अब घाटों, पुलों, जाम ग्रस्त सड़कों और भीड़ वाले क्षेत्रों की आंख बन चुका है। लाइव वीडियो फीड सीधे राज्य और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों तक पहुंचेगी, जहां हर फ्रेम को सुरक्षा विशेषज्ञ गहनता से स्कैन करेंगे। ये पहली बार है जब कांवड़ यात्रा जैसे जन सैलाब में निगरानी का एक ऐसा तकनीकी तंत्र तैनात किया गया है जो न केवल भगदड़ जैसी त्रासदियों को रोकने में मदद करेगा बल्कि किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि पर सटीक निगाह बनाए रखेगा। इस विशाल आस्था आंदोलन की सुरक्षा सिर्फ राज्य पुलिस तक सीमित नहीं। उत्तराखंड पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश की फोर्स, पैरामिलिट्री बटालियन, होमगार्ड, जल पुलिस और आपदा मित्र मिलकर एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें हरिद्वार में पहले से तैनात रहेंगी, जबकि एसडीआरएफ और आपदा मित्र गंगा घाटों पर पल पल निगरानी रखेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से आने वाले लाखों यात्रियों की हर सांस का ख्याल रखने के लिए हर मोर्चे पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा अब आस्था के साथ साथ प्रबंधन की परीक्षा भी बन चुका है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकाल में हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जहां इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी IRS की अधिसूचना जारी की गई। IRS दरअसल एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी आकस्मिक स्थिति में सबसे प्रभावी और तेज रिस्पांस देती है। कांवड़ यात्रा जैसी विशाल जन घटना में जहां पल भर में स्थिति बदल सकती है, वहां IRS के सिद्धांत अब प्लानिंग के केंद्र में रखे जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर जिले की योजना इसी प्रणाली के अंतर्गत तैयार की जाए, ताकि यात्रा में किसी आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित और व्यवहारिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हरिद्वार के गंगा घाटों पर सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जल पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, गोताखोरों की टीमों को तैनात किया जा रहा है और संवेदनशील घाटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कांगड़ा घाट समेत कई प्रमुख घाटों पर सुरक्षा बलों के साथ 60 से अधिक प्रशिक्षित आपदा मित्र भी तैनात होंगे, जो न सिर्फ दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता करेंगे बल्कि लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की जानकारी भी देंगे। ये व्यवस्था न सिर्फ पेशेवर है
बल्कि भावनात्मक भी, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, श्रद्धालुओं की आस्था की गरिमा बनाए रखने का भी है। हर साल सावन आते ही देश की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित धार्मिक यात्रा को लेकर उत्साह अपने चरम पर आ जाता है, और वो है एक ऐसी यात्रा जिसमें ना धर्म रुकता है, ना भावना थमती है और ना ही कदम ठहरते हैं। लाखों नहीं करोड़ों कांवड़िए उम्र, जाति, भाषा और भूगोल की सीमाओं को पार करते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हैं, और उनका लक्ष्य होता है सिर्फ एक पवित्र गंगा जल लेकर अपने शिवालयों तक पहुंचना। लेकिन जहां श्रद्धा हो वहां भीड़ होती है, और जहां भीड़ होती है वहां चुनौती भी होती है। चुनौती सुरक्षा की, व्यवस्था की और आपदा की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की। 2025 की कांवड़ यात्रा सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि इसमें करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे, बल्कि इसलिए भी है कि यात्रा तकनीक और प्रबंधन के सबसे आधुनिक मॉडल पर चलने जा रही है। ये यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रदर्शन है, ये अब एक आधुनिक भारत का परीक्षण भी है, जो परंपरा को भविष्य के उपकरणों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या इस साल की कांवड़ यात्रा नई मिसाल बनेगी? जवाब हर कदम के साथ लिखा जा रहा है। हरिद्वार की गलियों में, गंगा के घाटों पर और उन कंधों पर जो गंगा जल का भार नहीं, आस्था का भरोसा उठाए हुए हैं। हरिद्वार की हवाओं में जब बोल बम की गूंज गूंजती है, तब ये साफ हो जाता है कि कांवड़ यात्रा कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि जनमानस का एक सजीव प्रयोग है, जहां श्रद्धा, अनुशासन और समर्पण एक रेखा में चलते हैं। इस साल जब 11 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, तब नजारे भी खास होंगे और इंतजाम भी। सावन की यात्रा इस बार तकनीक, सुरक्षा और व्यवस्थाओं की कसौटी पर कहीं ज्यादा तैयार है। मगर याद रखिए, हर व्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है जितनी श्रद्धा उसमें भाग लेने वालों की होती है। सावन की इस यात्रा में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो है अनुशासन। लाखों लोगों की ये आस्था एक संरचना बनाती है, और इस संरचना को संभालना अब प्रशासन और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब गंगा के जल को लेकर कोई चलता है तो सिर्फ पानी नहीं, पूरा विश्वास उठाए चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बीते 3 हफ्तों से लगातार कमी देखी जा रही है, जो दिखाता है कि स्थिति अब नियंत्रण में आ रही है। आंकड़ों में इस हद तक सुधार दर्ज किया जा रहा है कि अब देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1000 से भी नीचे पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर 1061 है, और बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोविड-19 संक्रमण को लेकर हालात लगातार बेहतर होते नजर आ रहे हैं। बीते 2 हफ्तों में कोरोना मामलों में स्थिरता और गिरावट दर्ज की गई है, जो ये संकेत देता है कि अब स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1061 रह गई है। बीते 24 घंटों के भीतर 28 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं या होम आइसोलेशन से बाहर आए हैं। लेकिन इस बीच चिंता की बात यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में कोविड से 3 मौतें दर्ज की गई हैं। केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में एक मौत हुई है, जो कि चिंता को बढ़ा रहा है। बीते दिनों भारत में एक्टिव केस में भले ही कमी आई है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। वायरस हमेशा हमारे आसपास ही रहता है, और नए म्यूटेशन या लोगों की कमजोर होती इम्यूनिटी के कारण बार बार एक्टिव हो जाता है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे में कोरोना के साथ रहना ही हम सबको सीखना होगा। ICMR NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस यानी कि NB.1.8.1 वेरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं। बीते 5 से 6 हफ्तों में इन केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है और इस वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि केसेस का कम होना ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं, बल्कि जरूरी है कि आप और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही समय की मांग है। ऐसे में जरूरी है कि ढील देने के बजाय और ज्यादा सतर्क हो जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में कोरोना के मामले का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। ऐसे में पूरी तरह से लापरवाही करना ठीक नहीं होगा।
वे कहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है कि लोग अब भी मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचे, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। हालांकि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही जनता से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, ताकि देश एक बार फिर किसी बड़ी लहर का सामना न करे। भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार राहत की बात है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना ही आने वाले दिनों में संक्रमण से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी होगा। चलिए अब आपको JN.1 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट भी बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब एंडेमिक यानी स्थायी हो चुका है और इसके हल्के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जून को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें हुई, जिनमें राज्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण पर नजर रख रहे हैं। सारी के सभी मामलों और ILI के 5% मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। पॉजिटिव सारी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR VRDL नेटवर्क को भेजा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर घोषित कर दिया था। अब विशेषज्ञ इसे मौसमी, स्थान विशिष्ट और सीमित रूप में रहने वाला रोग मान रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में राज ठाकुर और द्वारा बता दें कि हिंदी नहीं पढ़ने और नहीं बोलने पर लगातार यह मामला, थप्पड़ मारने वाला मामला जो लगातार अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के मद्देनजर आज दिल्ली NCR में बता दें कि भारतीय प्रवासी जनता पार्टी ने आज एक आंदोलन किया गया और इसके साथ ही महाराष्ट्र भवन का भी घेराव किया गया। और इसी के साथ बता दें कि यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां महाराष्ट्र सरकार में राज ठाकुर और उनके समर्थकों द्वारा हिंदी नहीं पढ़ने और हिंदी बोलने पर महाराष्ट्र के रहने वाले प्रवासियों को थप्पड़ मारना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यह मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश के। अब यह मामला जिस तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी के मद्देनजर दिल्ली NCR में आज भारतीय प्रवासी जनता पार्टी ने एक आंदोलन किया है और महाराष्ट्र भवन का घेराव भी किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद बता दें कि पुलिस बल भी तैनात किया गया। और इसके साथ ही अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां हिंदी नहीं पढ़ने और नहीं बोलने पे थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के विकास में लगे हैं, जो गुजरात के विकास में लगे हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और सरकार मूर्ख दीक्षक बन के बैठी हुई है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह भारत देश जागेगा और प्रवासियों को एक ना एक दिन अपने हाथ में सारा संकल्प उठाना होगा और भारत देश के हर राज्य में जहां भी बाहुल्य है वहां राज्य सरकार बनाना होगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।